में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति और जन स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों पर बुधवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आईसीएमआर के राजीव बहल, नीति आयोग से वीके पॉल, गृह सचिव अजय भल्ला, पीएमओ के अधिकारी और अन्य मौजूद रहे। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारियों का जायजा लिया गया। देश भर में कोरोना के मामलों में हुए इजाफे ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 1100 से अधिक मामले दर्ज किए गए। बीते 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 1134 नए केस दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2 है भारत में डेली पॉजिटिव रेट इस समय 1.09%, जबकि वीकली पॉजिटिव रेट 0.98% है। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या इस समय 7026 है। एक्टिव मामलों की दर फिलहाल 0.01% है। रिकवरी हुए मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 662 मरीज रिकवर भी हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से रिकवर होने वालों की कुल संख्या ज्यादा संख्या में आंकी जा रही है। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि ये स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के अलावा शहर के बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। 2022 और 2023 के दिल्ली बजट में शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक 16,278 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया है। बजट में यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति, 1600 नए इलेक्ट्रॉनिक बसें, 26 नए फ्लाईओवर समेत तमाम बड़े ऐलान किए गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये 9वां बजट था। देखिए, मैं तो ये सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगा कि साफ, सुंदर और मॉडर्न दिल्ली के लिए मेरे ख्याल से आज से पहले कभी इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, और शायद अगर पूरे देश की बात करें तो किसी भी राज्य में इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जहाँ बड़ी चीज़ों से लेके छोटी छोटी चीज़ों के पे अगर काम किया है और इतना बारीकी में हम गए हैं, तो इस प्रकार का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आज से पहले कभी नहीं बना। और जो बात आप कह रहे हैं महिला मोहल्ला क्लिनिक की, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और मेट्रो स्टेशन ही नहीं बल्कि जहाँ भी ज़रूरत होगी उसकी, वहाँ पर हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे महिलाओं के लिए। और दूसरा आपने कहा मोहल्ला बस, ये भी पहली बार होगा दिल्ली के इतिहास में कि जो लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की को माइंड में रखते हुए छोटी जो बसें हैं, 9 मीटर की बसें जो हैं, वो दिल्ली सरकार उनको डिप्लॉय करेगी, खरीदेगी और जनता को जो फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी देगी। आगे बढ़ेंगे। भगोड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश अब भी जारी। पंजाब पुलिस बुधवार को अमृतपाल के जल्लूरपुर खेड़ा स्थित घर पर पहुंची। पुलिस ने विदेशी फंडिंग के मामले में अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर से पूछताछ की। उधर सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल बॉर्डर के रास्ते विदेश भाग सकता है। ऐसे में बॉर्डर पर नेपाल और पाकिस्तान बॉर्डर पर एसएसबी और बीएसएफ को अलर्ट पर रखा गया। राजस्थान से उत्तराखंड तक छापेमारी भी की जा रही है। अब तक अमृतपाल के 154 समर्थक और साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके चाचा समेत कुछ लोगों को असम के डिब्रूगढ़ की जेल में रखा गया है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया है। इतना ही नहीं, राज्य के सभी एयरपोर्ट को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उस पर एनएसए लगाया गया है। पुलिस को शक है कि अमृतपाल पंजाब में ही कहीं छिपा है। अमृतपाल को लॉजिस्टिक मदद देने वाले 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। का जो रोल था चारों का, इसमें जो लॉजिस्टिक्स जो प्रोवाइड की इन्होंने, लाइक मोटरसाइकिल प्रोवाइड की है, फिर कार प्रोवाइड की है, उसमें इनका रोल था। और जो रोल था इनका, उस हिसाब से हमने कार्रवाई की है इन पे जी। हमने टोटली 4 बंदे पकड़े हैं अभी तक हमने जी। इससे पहले की नहीं, इससे पहले तो नहीं, इससे पहले अभी नहीं, ये 4 ही पकड़े हैं अभी तक। सर, क्या और नाम सामने आने की अभी उम्मीद? अभी देखो, जिसके बाइक्स हैं, जिन्होंने बाइक प्रोवाइड की है, ठीक है, वो कौन है वो आप सामने लेके आएंगे सारी बात जी। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। प्रवर्तन
निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज मनीष सिसोदिया की आगे की रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद अदालत ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने जेल में पढ़ने के लिए कुछ और किताबें एप्लीकेशन देकर मांगी। इस पर कोर्ट ने कहा जो किताबें वो चाहते हैं उनको दी जाएं। इससे पहले ईडी ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया। 5 दिन की ईडी रिमांड खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। 3 दिन पहले खालिस्तान के समर्थकों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला कर दिया था। इसके बाद फिर से बुधवार को खालिस्तानी समर्थकों ने उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि पिछली बार की स्थिति को भांपते हुए उच्चायोग की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया और बैरिकेड्स लगा दिए गए। इन्हीं बैरिकेड्स के सामने खड़े होकर हाथों में खालिस्तान का झंडा लेकर प्रदर्शन किया गया। मौके पर पुलिसकर्मियों की संख्या को बढ़ा दिया गया। मध्य लंदन में इंडिया प्लेस के नाम से जानी जाने वाली इमारतों के बाहर पुलिस अधिकारियों और गश्त लगाने वाले अधिकारियों को ड्यूटी पर देखा गया। ये वही जगह है जहां रविवार की घटना के बाद खिड़कियों के बीच एक विशाल भारतीय झंडा लटका हुआ था। वहीं दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर लगे बैरिकेड्स को भी हटा दिया गया है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पहले जैसी ही रही। हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर आज आई। हिमाचल के वाटर सेस के विरोध में आज पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ, यानी मुखालिफत का रुख इन दोनों राज्यों की तरफ से अपनाया गया। पंजाब और हरियाणा विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया। पंजाब के साथ मनमानी नहीं चलेगी, सीएम भगवंत मान ये कहते हुए नजर आए। साथ ही हिमाचल प्रदेश का वाटर सेस सीएम खट्टर ने कहा कि अवैध है, यानी हिमाचल प्रदेश ने जो वाटर सेस लगाया है वो हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। राजनीतिक फायदे के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है और इस पर सीएम सुक्खू ने भी जवाब दिया। सीएम सुक्खू ने कहा कि इससे पहले पंजाब हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा। जल विद्युत परियोजनाओं पर सेस लगेगा। ये पंजाब और हरियाणा की कोई परियोजना नहीं है। नहीं, देखिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पंजाब हरियाणा हिमाचल पहले महापंजाब हुआ करता था। हम सब भाई बहन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। तभी मैंने कहा कि विस्तृत स्टेटमेंट में कल जब वो संकल्प को पढ़ने के बाद दूंगा। और मेरा ये मानना है कि ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश ने जो वाटर सेस लगाया है वो हिमाचल में जो 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है और उसमें हरियाणा का सरकार का तो कोई भी नहीं है और पंजाब सरकार का भी कोई नहीं है वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट। उन्होंने किस परिस्थितियों में ये संकल्प लाया और पास किया उसको जानने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइवेट के है, एनटीपीसी के है, एनएचपीसी के है। हमारा एक एसजेबीएनएल पीएसयू है जिसमें हमारी भी 27% इक्विटी है। प्राइवेट के कई लोग हैं उसमें इक्विटी है। वो हिमाचली युवा है उनमें इक्विटी है। तो कई प्रकार से हमने हाइडल प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाया है। और अब आइए सुनिए कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हिमाचल के वाटर सेस को लेकर विधानसभा में क्या कुछ कहा। मैं तो मेरा पानी जो लेने वो पैसे दो, कमाल है जी। राजस्थान में असीं पानी दे रहे हैं, बकरी भी नहीं पानी पी सकती उस चों जिहड़ियां नहरां बणियां ने पंजाब दी, पानी जांदा जी। हरियाणा कहंदा सानू पानी दो, हिमाचल वाले कहण लगे सानू दो, उत्तों कोले वाले कहंदे ने श्रीलंका दे उत्तों दी आओ। पंजाब नूं समझिया कि होया इन्हां ने, चारे पासों पै निकले जी नोचण नूं। सो यह पंजाब नाल बिल्कुल धक्केशाही है। बथेरा बोलते हैं, लोक सभा च बोले, राज सभा च बोले, झाकियां खत्म कर देंगे साडियां 26 जनवरी की परेड चों। जीएसटी का हिस्सा सानू नहीं दिंदे। हुण नवां सैस जिहड़ा लाउण की कोशिश कर रहे हैं वो भी ऑर्डीनेंस राही।
उधर हरियाणा विधानसभा में भी हिमाचल के वाटर सेस के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हिमाचल का वाटर सेस गैर कानूनी है। उन्होंने केंद्र से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। New levy of water cess, the government of HP is trying to put additional tax burden on the state of Haryana, as it is evident from the objective of the ordinance. With this new levy, there will be an additional financial burden amounting to rupees 1,200 crore per annum on partner states, out of which around rupees 336 crore will be burden on the state of Haryana. This new levy is not only infringement of exclusive rights of the state over its natural resources, but will also result in additional financial burden for generation of power, resulting in the higher cost of generation of electricity. The levy of water cess by Government of Himachal Pradesh is against the provision of the Interstate Water Disputes Act 1956. The state of Haryana, through the Bhakra Byas Management Projects, is already liberal to release 7.19% of electricity of the composite state of Haryana and Punjab to HP. This House very strongly and unanimously resolves that this levy of water cess imposed by the government of Himachal Pradesh is illegal, and therefore the same should be withdrawn by the government of Himachal Pradesh. This House also requests the government of India to use its good offices to prevail upon the state government of Himachal Pradesh to withdraw the ordinance, as the same is in violation of the Central Act, that is Interstate Water Disputes Act. फिलहाल इसी के साथ टॉप एट 10 में रुकेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर के मेंढर के सीमावर्ती इलाके में मकान गिरने से 22 वर्षीय आसिया परवीन नामी महिला घायल हो गई है। आसिया के परिजनों का कहना है कि रात में आए भूकंप के कारण मकान में दरारें आई थीं और आज सुबह मकान ढह गया। इसकी चपेट में आने से आसिया परवीन घायल हो गई। उप जिला अस्पताल मेंढर में महिला का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत स्थिर और वो खतरे से बाहर है। था सुबह 12 बजे वो गिर पड़ा और ना रसोई भी थी, किचन भी था, तो मेरी बीवी को थोड़ा चोट भी आ गया। उसका नाल मारी मकान भी क्रैक हुई, जी डब थी वह भी क्रैक, मतलब दिल पी हुई थी। रसोई टठी है, रसोई में वो बर्तन कटने वास्ते जाऊँ थी, पैर मेरा भी बहुत ज़्यादा लग गई है। अभी हमने एक लेडी देखी है, उसको 7 मंथ की प्रेगनेंसी है, तो वो हिस्ट्री दे रही है कि जो कल नाइट में अर्थक्वेक हुआ है तो उनमें उसका घर भी डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से उसको इंजरी है। अब एग्जामिनेशन में तो हमें पेशेंट स्टेबल लग रहा है, पेशेंट भी ठीक है, उसका बेबी भी ठीक है, तो उसको उतनी ज़्यादा कोई इंजरीज नहीं है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों ने जम्मू में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उम्मीदवारों ने कहा कि 2013 से शुरू हुई भर्ती में कई बार धांधली हुई और हाल ही में जारी की गई सिलेक्शन लिस्ट में गड़बड़ी पाई गई। इसी सब को देखते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिसंबर में एक समिति का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। इनकी मांग है कि समिति जल्द से जल्द रिपोर्ट जारी करे और अगर इसमें घोटाला है तो सिलेक्शन लिस्ट को खारिज कर फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू किया जाए। जी हमारी मांग ये है, गवर्नर साहब ने इसमें एक कमेटी बनाई थी, 3 मेंबर कमेटी, जिसमें आर्ग्यूअर सब हेड कर रहे हैं। उनको 30 डेज का टाइम दिया गया था, लेकिन इस लाइक 4 मंथ्स नाउ, तो कमेटी का रिपोर्ट आगे नहीं आ रहा। और हम 2013 में जूझ रहे, इसमें 4 बार स्कैम हुआ है, 13 में भी, फिर 18 में भी, 20 में भी, इसमें उसके बाद 19 में भी इसमें कुछ हुआ था। हम यही चाहते हैं, इसमें हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी का दुश्मनी नहीं है, देयर नॉट पर्सन एनिमोसिटी विद एनीवन। हम बस यही चाहते हैं, जो अली साहब ने इसमें जो वादा किया था, हम करप्शन मुक्त JNK बनाएंगे, हम वही चाहते हैं, करप्शन मुक्त JNK बनना चाहिए। गवर्नर साहब से मिला हूँ श्रीनगर राजभवन में, उसने कहा ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, तो मैं एक काम करूंगा, मैंने इस पे एक कमेटी गठन किया, लेकिन जो फैमिली स्कैम है वो मेरे पास पहुंच गया। लेकिन गवर्नर साहब ने मेरे सामने बोला ये स्कैम है, अगर ये इतना बड़ा स्कैम है, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, तो इस पे कार्रवाई क्यों? राजौरी में धूमधाम से हिंदू नववर्ष मनाया गया। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2080 के उपलक्ष्य में हिंदू संगठनों द्वारा विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। जिन जिन इलाकों से रैली गुजरती हुई, स्थानीय लोगों द्वारा फूलों से इस मौके पर स्वागत किया गया। आज का दिन हिंदू
हिंदू समाज के लिए बड़ा ही एक विशेष प्रकार का दिन है। आज के ही दिन महाराजा विक्रमादित्य ने विक्रमी संवत का प्रारंभ किया था, शुभारंभ किया था। आज के ही दिन भगवान राम जी का राज्य अभिषेक हुआ था। आज के दिन का हिंदू समाज के लिए विशेष प्रकार का महत्व है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी चुनाव क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करने के लिए पुलिस रेंज मुख्यालय बटूत ने भदरवा में बहुभाषी मुशायरे का आयोजन किया गया। मुशायरे का उद्घाटन डीआईजी डीकेआर रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया। बड़ी संख्या में साहित्य के चाहने वालों ने इस मुशायरे में हिस्सा लिया। उर्दू, भदरवाही, गोजरी, हिंदी, सिराजी और कश्मीरी सहित कई भाषाओं में विभिन्न जोनर की कविताएं प्रस्तुत की गईं। कवियों ने कार्यक्रम आयोजित करने और लंबे समय के बाद उन्हें अपनी कविता सुनाने का अवसर देने के लिए पुलिस का आभार व्यक्त किया। उनकी काविशों का नतीजा है कि पिछली हाल ही में पिछली बार वॉइस ऑफ तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है जो हमारे यूथ है, खासकर आजकल के जो हालात हैं, इसमें एक मैसेज आता है भाईचारे का, अमन अमान का। तो यही हम शुक्रगुजार हैं पुलिस डिपार्टमेंट के जेके कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम के इनाकाद इन्होंने किश्तवाड़ में भी किया, डोडा में भी किया और आज यहाँ भदरवा में आकर हमें बहुत अच्छा लगा। ये हमारे लिए भी खुशबख्ती की बात है और ख़ासकर ख़ुसूसन महकमा पुलिस ने जो ये इनकाद किया ये बहुत ही मुफीद है। इसमें भाईचारे का पैगाम है। एस्टेब्लिश्ड शोरा जो है वो क्या कहते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, उनका लेवल क्या है, एक तो वो ये चीज़ समझेंगे। दूसरी तरफ वहीं समाज में जो बुराइयां हैं उनको कम करने के लिए हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने क्या क्या कहा है, क्या मैसेज दिए हैं समाज को, तो ये बात ज़रूर उन तक पहुँचेगी, उन लोगों तक पहुँचेगी। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमारे डीजीपी साहब लगातार हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए कहते रहते हैं और पिछले साल भी इस तरह का मुशायरा हुआ था। उसी सिलसिले में इस साल भी ये मुशायरा एक किया गया, जिसमें इस बार सबसे बड़ी बात ये रही कि बहुत दूर दराज से भी हमने जो शायर थे और जो कवि थे उनको बुलाया। कृषि विभाग पुंछ की तरफ से पहली बार पुंछ में सब्जियों के पौधे उगाने के लिए एक विशेष नर्सरी स्थापित की गई, जिसमें उन्नत किस्म के सब्जियों के पौधे उगाए गए। कृषि विभाग की तरफ से जिले के किसानों में सब्जी उत्पादन को लेकर रुचि पैदा करने और उनकी आय को बढ़ाने के उद्देश्य से सब्जियों के पौधे वितरित भी किए गए। गौरतलब है कि कृषि विभाग पिछले काफी समय से जिले में किसानों के विकास के लिए कार्य कर रहा है। पहली बार जो है नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली ग्रीन हाउस जो है यहाँ पर ये एस्टेब्लिश किया गया। इसका यही मकसद था कि हम जो है सीडलिंग जो है अर्ली तैयार कर लें, ताकि हमारे किसान भाइयों को हम ये दे सकें, ताकि वो जल्दी जो है ये फसल जो है खरीफ की वो तैयार करके उनको मार्केट में अच्छा प्राइस मिले। हाँ, बहुत अच्छा है किसानों के लिए, यानी कि ये जो बीज दे रहे हैं हाइब्रिड के बीज है इनमें। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ और सबसे बड़ी और प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान कराने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। जब विकास की राह पर चलते हमारा पारंपरिक ज्ञान लुप्त होने लगता है, तब सीवी राजू जैसे लोग ही, जिनकी पहचान उनकी कारीगरी है, आगे बढ़कर इसका समाधान निकालते हैं। इनकी परवरिश विशाखापत्तनम के एटीकोप्पका गांव में हुई, जहां पारंपरिक विधि से सदियों से बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि इस प्रथा की इस नई दुनिया में कोई जगह नहीं बची है। In year 1988, the income is very low when compared to the agricultural labor income. Then we started a case study on this, and the findings that we found: the lack of quality conscious
at the same time lack of diversification. समस्या समझने के बाद सीवी राजू तुरंत उसका समाधान ढूंढने में जुट गए। उन्होंने पौधों और उनकी जड़ों, छाल, तनों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों को इस्तेमाल कर केमिकल रहित रंगों की खोज की और अपने साथी कलाकारों के साथ मिलकर रोजगार की रफ्तार को बढ़ाया। लेकिन केवल बेहतरीन खिलौने बनाना काफी नहीं था, इन खिलौनों को बाजार तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी था। And most of these artisans, they confine only 5 to 6 different items which they are not supporting and credible to their income and their expenditure. इन्होंने उत्पाद को सही जगह पहुंचाने के लिए नए उपकरण और विधियों को विकसित कर पद्मावती एसोसिएट्स नामक कारीगरों की एक सहकारी संस्था शुरू की। उनकी इस पहल से एटी कोप्पका को एक नई जान मिली और उनको पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। उनकी सफलता को स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा है और मन की बात में इनका जिक्र भी किया है। रहिए हमारी ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलाम मोहम्मद जाज को आज राष्ट्रपति भवन में कला क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जाज को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया। अवार्ड सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। श्रीनगर के 80 वर्षीय जाज संतूर शिल्पकार हाथ से बेहतरीन तार वाले वाद्य यंत्र बनाने की 8 पीढ़ी की पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।